सर मर्दाना कमज़ोरी हकीमों के पास जाना चाहिए या फिर साइंसी इलाज भी इसका कोई ना कोई होगा? ऐसी हरकत भी शामिल है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा बेशुमार दवाइयाँ भी शामिल हैं और ऐसी ज़रूरत है कि लोगों के घर टूट रहे हैं, बीवियाँ छोड़ के जा रही हैं, लोगों की फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा बेइज्जतियाँ और इंसल्ट्स और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। ना किसी से डिस्कस कर सकते हैं, ना किसी से शेयर कर। तो इसका साइंटिफिक इलाज मौजूद है। पी शॉट कहते हैं, ये इससे 15 मिनट की ट्रीटमेंट है। 2 से 3 सेशंस इसके होते हैं। अक्सर अमूमन लोग चेक भी नहीं करते, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि उनके पास प्रॉपर डिग्री है या क्या उनका एक्सपीरियंस है। डॉक्टरी लैंग्वेज में L4 L5 90,000 पेशेंट्स हमने किए हैं, 90,000 से ज़्यादा मरीज हज खाने के। और ये बहुत कसीर था। जी बहुत ज़्यादा। और हमने ऐसे पेशेंट भी L4 L5 के किए हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी थी। कि नीम हकीम खतरा है जान का अगर हम कसूर कहें, वो तो उनका प्रोफेशन है। सो ये दोनों तरफ का कसूर है, सिर्फ हकीमों का कसूर नहीं है। अच्छे हकीम भी होंगे, पढ़े लिखे। यंग जनरेशन जितनी भी माइग्रेन बहुत ज़्यादा है उनको। सवाल इसमें जो है कि मेरे पास जो माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं वो 6 साल की उम्र के बच्चे भी हैं। जब किसी को वजह ही मालूम नहीं तो फिर उसका इलाज कैसे हो सकता है? वुमेन्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, कमर पेन होगी, घुटनों के दर्द हो गए। ख़वातीन हमारे घरों में जो बहनें बेटियां बैठी हैं, अगर आप उनके साथ एक दफ़ा ये बात करें कि उनमें से कितनी हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं। फीमेल स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिससे उनको पट्ठों की दर्द होती रहती हैं। शुगर ये तो एक हवा बना पड़ा है पाकिस्तान में, मेजोरिटी हर तीसरे बंदे को शुगर। एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, कोई इलाज करा लें, कोई दवाई ले लें, कुछ असर नहीं हो। सर ज़बरदस्त चीज़ है, मैं तो हैरान हूँ। नहीं तो कह रहा हूँ, ये इस किस्म की चीज़ है कि आपको पूरी तरह से मफलूज करके रख सकती है। ऐड आते हैं जी, शुगर से मुकम्मल निजात 10 दिन में। ओजोन थेरेपी ये क्या चीज़ है? 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज ओजोन से हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट कोई नुकसान नहीं है और 99% किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना रंग बेहतर करना चाहते हैं, जब कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें भी ओजोन इस्तेमाल होता है। कैंसर की एज है, ये बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास और आप देख रहे हैं न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद, एसोसिएट प्रोफेसर म्यू हॉस्पिटल लाहौर, और साथ ही साथ ये पेन मैनेजमेंट हेड भी हैं। इनके साथ आज मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जानेंगे, उनका इलाज भी जानेंगे, क्यों ये बीमारियां डे बाय डे ग्रो कर रही हैं और इनका इलाज क्या है, साइंसी इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले मुझे ओजोन थेरेपी ये क्या चीज़ है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। मेरे पास बेशुमार पेशेंट्स आते हैं ओजोन थेरेपी कराने हैं। पहला सवाल ये होता है कि ओजोन थेरेपी है क्या? बेसिकली ओजोन ऑक्सीजन को कहते हैं। ऑक्सीजन का एक स्पेशलाइज्ड आइटम है, उसको O3 कहते हैं। ये ऑक्सीजन से हम इलाज करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज ओजोन से हो सकता है। इसकी खूबी ये है कि चूँकि ऑक्सीजन है, इसमें कोई स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं होते, हैवी डोज की स्टीरॉयड हम नहीं देते, कोई एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं होती, लिहाजा इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। और 99% किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे आपको मैं बताता रहूँगा कि कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कहाँ पे हम लोग को, जैसे कि आपने बताया 100+, जी तो बिल्कुल। कहाँ इस्तेमाल? मसलन सबसे ज़्यादा जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो पेन के आते हैं। पेन के, बिल्कुल। ख़ास तौर पे जिनको माइग्रेन है, बिल्कुल। कमर की दर्द है, कंधों में दर्द है। एक ख़वातीन में ख़ास पेन होती है जिसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, जिसको पट्ठों की दर्द होती है। बेशक। वो फिर बुज़ुर्ग आते हैं जो ख़ास तौर पे घुटनों के दर्द के साथ। फिर ये जो कंधे के जोड़ हैं और ये हिप जॉइंट के जोड़ हैं, बेशुमार लोग आते हैं। सो हर बॉडी का जॉइंट जो है वो हम ओजोन से ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। और इसके अलावा हम इसको एस्थेटिक्स में बहुत इस्तेमाल करते हैं। अभी चंद दिन में मेरा एक प्रेजेंटेशन है दुबई में एस्थेटिक्स के ऊपर, यानी जिनका चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, कलर ठीक नहीं है, स्किन लूज़ हो गई है, बाल ठीक नहीं है, इन तमाम चीज़ों में हम ओजोन इस्तेमाल करते हैं। फिर वो लोग जो अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, जो अपनी वेलनेस चाहते हैं, जो अपने आप को बेहतर महसूस करना चाहते हैं, अपना रंग बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम ओजोन इस्तेमाल करते हैं। सो बेशुमार जगहों पे, और ख़ास तौर पे हम जब कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें भी ओजोन इस्तेमाल होता है। सर डे बाय डे कैंसर ग्रो कर रहा है। आगे पता चलता था कि 40+ एज के बाद ये कैंसर है। अभी तो अमूमन 10 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, उनको पता चल रहा है जी हमें कैंसर है। ये लाइलाज भी मर्ज़ नहीं है, और लाइलाज होने के साथ साथ इसके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लें कि पेशेंट्स भी ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे। इसका इलाज हो सकता है ओजोन के थ्रू? अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ कि ये जो कैंसर की एज है, ये बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू हो जाती है। ओके। 2 महीने के बच्चे, 4 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे को भी कैंसर हो सकता है, फिर 100 साल के बंदे को भी कैंसर हो सकता है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं पेन के साथ।
हमारा चूँकि ज़्यादा काम पेन से मुतल्लिक़ है। अब पेन का मसला ये है कि आप अपने किसी करीबी अजीज़ को पेन में मुब्तला नहीं दे सकते। बिल्कुल, कैंसर को तो बहुत सारे लोग हम अल्लाह की रज़ा समझ के कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेकिन लिया। उसकी जो पेन है वो बर्दाश्त नहीं होती। आप ये सोचें कि पेन का तो लम्हा नहीं गुजरता, किसी को पेन हो रही हो, वो तड़प रहा हो, चीखें मार रहा हो, तो आप क्या, बंदा खुद पूरे का पूरी जो फैमिली है वो अज़ियत में आ जाती है। बिल्कुल, तो आम तौर पे लोगों के पास पेन का 2 इलाज हैं, या तो उनको नशे वाली दवाइयाँ दे के सुलाई रखें, और या फिर आप उनको तड़पता हुआ देखते हैं। प्रॉपर्ली उनको सुलाई रखें या तड़पता थे। जी, हम लोग जो पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, हमारा काम ये है कि हमने उस पेशेंट की पेन को रिलीव कर देना है, या उसकी पेन को इतना कम कर देना है कि वो काबिल बर्दाश्त हो जाए। उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। उठ के बात करते हैं, काम करते हैं, गपशप लगाते हैं, खाना खाते हैं। कैंसर का इलाज तो कैंसर वाले करेंगे, बेशक, पेन ठीक होगी, बंदे की ज़िंदगी वापस आ जाती है, थोड़ा सा ग्रो अप करना शुरू कर वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है, घर वाली फैमिली बेहतर होना शुरू हो जाती है, इलाज बेहतर होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाती है। सो इसलिए इसका बहुत, बाकी आपने पूछा ओजोन के साथ, हाँ जी, ओजोन बेसिकली कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। मसलन हम ब्लड में ओजोन लगाते हैं, जिससे ख़ास तौर पे जिन लोगों को हेपेटाइटिस है उनको बहुत फ़ायदा होता है। और उसमें जो कैंसर के जो सेल्स हैं, एक बात याद रखिएगा, वो ऑक्सीजन में ग्रो नहीं कर सकते, उनको ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या कोई बुरी एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दे दें, प्योर ऑक्सीजन, तो कैंसर के सेल की जो ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी या ना होने के बराबर हो जाएगी। इसीलिए हेपेटाइटिस सी में और हेपेटाइटिस बी में जब हम ये ओजोन इस्तेमाल करते हैं, ब्लड में लगाते हैं, उससे उसका टाइटर या लेवल बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जी। असल अमूमन हमने देखा है कि आजकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो गए, चाहे 10th के हैं, चाहे हम लोग ये समझ लें कि यंग जनरेशन जितनी भी, माइग्रेन बहुत ज़्यादा है उनको, और उसकी वजह भी कोई नहीं है। अच्छा, माइग्रेन का एक और अगला सवाल इसमें जो है कि मेरे पास जो माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं वो 6 साल की उम्र के बच्चे भी हैं। 6 6 साल की उम्र के बच्चे भी हैं। 6 साल की उम्र से ज़्यादातर ये जो मर्ज़ है ख़वातीन में पाया जाता है, 4 to 6 टाइम्स मोर, यानी 4 से 6 गुना ज़्यादा ख़वातीन इसका शिकार होती है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। अच्छा, अब ये दर्द एक ऐसी चीज़ है जो किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, और वो चाहे आप जैसे आप अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त भी शुरू हो सकती है, खुदा न खास्ता, बिल्कुल, और उसका कुछ पता नहीं चलता कि ख़त्म कब होगी, बंदा किसी काम के काबिल नहीं रहता। और बाज़ लोगों को चक्कर आते हैं, बाज़ लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, बाज़ लोगों को इतनी शदीद दर्द होती है कि उनको नज़र आना ठीक नहीं आता, सर लोगों को गिरते भी देखा है। गिर भी जाते हैं, उनको शोर अच्छा नहीं लगता, उनको रोशनी अच्छी नहीं लगती, उनको खुशबू अच्छी नहीं लगती, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इसकी दर्द का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस दर्द की वजह किसी को मालूम नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब किसी को वजह ही मालूम नहीं तो फिर उसका इलाज कैसे हो सकता है? लिहाजा कोई इसकी सर्जरी भी करते हैं, उसके बाद दवाइयाँ भी देते हैं, सुलाने वाली इसकी दवाइयाँ भी सर्जरी देते भी हैं। होती है बाकायदा। लोग करते हैं सर्जरी। वहाँ पे एक मुल्क से बाहर मेरे एक लेक्चर था, वहाँ पे एक न्यूरो सर्जन साहब आए थे। वो कहते हैं कि जनाब कुछ खून की नालियाँ जिनके फैलने से ये कैंसर, ये जो माइग्रेन होती है, मैं खून की नालियों को काट देता हूँ, वो जगह को खुला कर देता हूँ ताकि नालियों में प्रेशर ना रहे। लेकिन उससे भी 100% दिमाग का ऑपरेशन करने के बावजूद 100% माइग्रेन नहीं जाती। हम इसका ओजोन से ट्रीटमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं कि हम स्किन में ओजोन लगाते हैं। अगर कोई फुटेज हुई तो मैं आपको दे दूँगा, दिखाइएगा ज़रूर कि स्किन के ऊपर इस तरह से ओजोन लगती है, स्किन के अंदर भी नहीं लगती, स्किन के ऊपर लगाते हैं। पेन फ्री ट्रीटमेंट है। हमने मोर देन 500 पेशेंट्स यहाँ पे किए हैं, और उनमें से पाकिस्तान में, और उनसे बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गई है। कुछ ऐसे हैं जिनकी माइग्रेन का जो ड्यूरेशन थी, अगर पहले 2 घंटे की थी तो वो 10 मिनट रह गई है, पहले रोज़ होती थी तो वो अब 15 दिन बाद होती है। यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार कहूँगा कि ऑक्सीजन है, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, स्टीरॉयड नहीं देना, एंटीबायोटिक कोई नहीं देनी है, नुकसान कोई नहीं है। सो माइग्रेन ट्रीटेबल है, कोशिश की जाए। फिर हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। फिर हम उनको बताते हैं जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, शोर से प्रॉब्लम हो रही है, थकावट से प्रॉब्लम हो रही है, ना सोने से प्रॉब्लम हो रही है, किसी ख़ास खुराक से प्रॉब्लम हो रही है, उसको अवॉइड करें तो आपकी दर्द भी बेहतर रहेगी, और अगर होगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। असर अमूमन देखा जाए तो कमर दर्द का बहुत ज़्यादा इशू समझा जाता है। जैसा कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो अमूमन लोग ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 घंटे चेयर्स पे बैठ के ऑफिस वर्क कर रहे हैं, फीमेल्स हों चाहे मेल हों, उनमें कमर दर्द बहुत ज़्यादा है। इसका भी कोई ओजोन के थ्रू कोई इलाज आया गया है कि नहीं आया? जी बिल्कुल है। अच्छा, कमर दर्द तो हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो दर्द जो गर्दन में होती है, बिल्कुल, और वो जिससे गर्दन स्ट्रेच हो जाएगी, बिल्कुल, और मूवमेंट करनी मुश्किल हो जाएगी। ख़ास तौर पे उन लोगों में होती है जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनका बैठने वाला ज़्यादा देर काम है। दूसरे जो सबसे ज़्यादा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सारी दुनिया से, वो लोग आते हैं कमर दर्द के साथ, जिसको शैटिका कहते हैं, या जिनकी डिस्क स्लिप हो जाती है। अच्छा, अब जिसकी डिस्क स्लिप हो जाएगी, आमतौर पे उसका इलाज है न्यूरो सर्जरी।
ओके। अब न्यूरो सर्जरी के बाद बाज़ औक़ात लोग इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि लोगों के चलना मुश्किल हो जाता है या चलने के काबिल ही नहीं रहते, या पेशाब खाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। हम जो ओज़ोन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, हमने तकरीबन पाकिस्तान में 90,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है विदाउट सर्जरी। ये टोटल 10 मिनट का ट्रीटमेंट है। आप आधा घंटा उसके बाद रेस्ट करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं और अगले दिन काम पे चले जाते हैं। इसमें कोई सर्जरी नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई और बिल्कुल वो नहीं, ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। और 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप घर जाएंगे और अगले दिन ऑफिस में चले जाएंगे। नाइस। सो ऐसे ट्रीटमेंट कराने में कोई हर्ज नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ट्रीटमेंट बेसिकली ओज़ोन हम करते क्या हैं, बेसिकली जब डिस्क स्लिप हो जाती है तो न्यूरो सर्जरी वाले हमारे दोस्त या जो भी स्पाइन की सर्जरी करता है, उस डिस्क को आप काट देते हैं ताकि वो नस को प्रेस ना करे। हम लोग एक ख़ास तरीके से कैमरों के ज़रिए उस डिस्क के अंदर जाके उस डिस्क को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं। तो वो चीज़ जो काट के हासिल होनी थी वो श्रिंक होकर हासिल होगी। नतीजा वही है कि नस के ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो गया, पेन ख़त्म होगी, आप चल फिर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। सो ये इस सेंस में इफ़ेक्टिव है कि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। सर्जरी की एक बात याद रखिएगा, तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, सर्जरी के आमतौर पे 2 टाइम पे सर्जरी होनी चाहिए। एक वो टाइम जब आपको ये महसूस हो कि मेरे पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 इतनी कमज़ोरी मुझे होगी कि मेरी टांगें मेरी जो है वज़न उठाने के काबिल नहीं रही। पेन जो है वो सर्जरी का आम तौर के ऊपर इंडिकेशन नहीं कही जाती। तो उससे पहले जो कुछ हो सकता है उसको करना चाहिए ताकि सर्जरी को बचा जा सके। और अगर अल्टीमेट कुछ भी ना हो तो सर्जरी तो ऑप्शन है ही है। बेशक। मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूँ कि अगर सर्जरी से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर क्या? बेशक, मैं भी यही पूछना चाह रहा था। अमूमन लोग ये कहते हैं जी ऑपरेट करा लें और मसला एट द स्पॉट हल हो जाएगा, लेकिन बाद में वही पेन और वो प्रॉपर्ली तो हल भी नहीं होते अमूमन, और एट द एंड हो भी जाता होगा। लेकिन मेरे पास पेशेंट सर्जरी के बाद भी बहुत आते हैं जिनकी सर्जरी हुई, जिसको हम फेल्ड बैक सिंड्रोम कहते हैं, कि सर्जरी हो गई लेकिन उसकी वो इफेक्टिव नहीं हुई। अब आगे क्या करें, कितनी दफ़ा सर्जरी कराई जा सकती है? तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है उनको पेन भी कैसे ट्रीट की जाए। एक बात याद रखिएगा कि हम जो दर्द का काम करते हैं ना, हम इस अल्लाह के सख्ती से बिलीवर हैं। इस सख्ती जो आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा भी अल्लाह ने देनी है। बेशक। पेन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। आपका ब्लड प्रेशर मेजर हो सकता है, मेरी शुगर चेक की जा सकती है, बाकी लोगों का यूरिक एसिड चेक हो सकता है, दर्द चेक नहीं हो सकता। मामला बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर ऑपरेट करने के बाद भी फ़र्क ना पड़े तो फिर क्या करें? अब उसमें हम अपने लोगों को यही बताते हैं कि अगर आपको ऑपरेशन के बाद भी दर्द हो रही है तो आप फिर भी आ सकते हैं। हम दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं अल्लाह के कि शिफा अल्लाह के पास है। हम सब का काम ये है कि हमने अपने हिस्से की कोशिश करनी है। जो हमें अल्लाह ने स्किल दी है, जो अल्लाह ने हमें नॉलेज दिया, अल्लाह ने जो हमें एक्सपीरियंस दिया है, उसके मुताबिक ट्रीट करें। शिफा अल्लाह के पास है। लिहाजा अगर कोई भी प्रॉब्लम पेन से मुतल्लिक़ है और सर्जरी से भी हल नहीं हो रही तो आपके पास ऑप्शंस एक से ज़्यादा मौजूद है कि आप जाके अपनी पेन को ट्रीट करा सकते हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। मसला ये है ना कि जाएं ज़रूर, लोगों की बातों में ना आए कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और लोग तो मुंह में मैंने ये भी सुना है कि वो डॉक्टर के पास जाने से भी घबराते हैं कि ये ना हो कि वो हमें कुछ बता दें जी आपको यही है, वो डिप्रेशन में चले जाएं और एट द एंड मरने से पहले ही डेड हो जाएं। ये भी लोगों की जानिब से हमने सुना है। सर, लोगों को जो है घुटनों का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। जैसे कि अभी हमारा विंटर आने वाला है, तो अभी मैंने देखा है कई लोग घुटने पकड़ के बैठे हुए रहते हैं कि हवा लग गई है, घुटनों को दर्द हो रहा है। क्या ये भी लाइलाज है या इसका भी कोई हल है या नहीं है? अच्छा, घुटनों के मेरे पास 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक यंग लोग आते हैं जैसे आप हैं, बेशक, और एक आते हैं बड़ी उम्र के लोग। यंग लोग वो हैं जिनको मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, बस गेम करते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, टेबल टेनिस खेलते हुए, रैकेट्स के साथ कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हुए या क्रिकेट खेलते हुए घुटना ट्विस्ट हो जाता है। उससे क्या होता है कि अंदर कोई लिगामेंट रप्चर हो जाती है जिससे वो पेन शुरू हो जाएगी या घुटना स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। और उसके बाद दूसरी एज ग्रुप है बुज़ुर्गों वाली, जिनके घुटनों के दरमियान स्पेस ख़त्म हो जाती है, जिससे घुटने आपस में जो हड्डियाँ वो जुड़ना शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि दर्द शुरू हो जाएगी। अच्छा, हम जो पेन के लोग हैं, मैं बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हम करते क्या हैं? हमारे जो बाकी दोस्त हैं वो क्या करेंगे, उस घुटने के अंदर स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं। एक हल है उसका। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं घुटने का अल्ट्रासाउंड। आप ये सोचें कि अगर घुटने के अल्ट्रासाउंड के दौरान आपको ये पता चलता है कि घुटने के सिर्फ एक मसल में प्रॉब्लम है जिससे उसको ठीक करने से दर्द हो जाएगी, तो उसको एक घुटने के उस एक मसल को हम ट्रीट कर देते हैं।
ये बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि अगर गाड़ी आपकी ख़राबी कर रही है, उसका एक प्लग ख़राब है, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप उसका एक प्लग की ख़राबी के लिए इंजन खोल दें। बेशक। तो सबसे बेहतर काम ये होता है कि आप उस एक प्लग को डायग्नोस करें, यार ये ख़राब है, उसी प्लग को निकालें, उसको चेंज कर दें। हम एग्जैक्टली अल्ट्रासाउंड भी यही करते हैं। हमें पता चल जाता है कि घुटने में पानी तो नहीं है, सोजिश तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है, किस पट्टे में, लिगामेंट में, टेंडन में या मेनिस्कस में इंजरी है, उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो भी ओजोन के साथ। उसका भी साइड इफेक्ट नुकसान कोई नहीं है। ये है इलाज हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनके लिए। सर मैं स्पोर्ट्स के थ्रू ये एक चीज़ मैं बड़ी देखी है कि हमारे जो यंग क्रिकेटर्स की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि अभी वो टीम में आए हैं, कुछ इंजरीज़ हुई हैं, आफ्टर कह लें कि उनकी जब इंजरी रिकवर हो जाती है, बाद में वो परफॉर्म नहीं कर पाते सही से और वो इल्ज़ाम दे देते हैं जी हम लोग इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद रिकवर नहीं। क्या ये प्रॉपरली इस तरह हो जाता है कि वो प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाते? देखें, मेरे पास स्पोर्ट्स के बहुत लोग आते हैं। आप जिन क्रिकेटर्स का जिक्र कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग मेरे पेशेंट्स हैं। उनसे मैं दो गिले हैं। पहली बात तो ये है कि आप प्रॉपर एडवाइस फॉलो करें। नंबर एक, प्रॉपर डायग्नोज कराएं चीज़ को, उस वक्त तक उसको खींचे ना कि जब तक वो लाइलाज हो जाए। अब उस वक्त जब आप इसको इतना खींचेंगे कि वो लाइलाज हो जाए, फिर उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। नंबर दो, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। अगर उसने आपको कहा रेस्ट करें तो उसके बाद रेस्ट करें। एक किसी एक्टिविटी से मना किया है तो उस देर मना रहें। नंबर तीन है कि रीहैब होती है कि स्पोर्ट्स की किसी भी इंजरी के बाद एक ख़ास टाइम होता है रीहैब का, जब तक आप वो नहीं कराएंगे उस वक्त तक आप उस काबिल नहीं हो सकते। जैसे मेरे पास बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे लोग आते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी डिस्क स्लिप हो जाती है या कोई और इंजरी हो जाती है, उनको सिर्फ एक मशवरा होता है, आप प्रॉपर वार्म अप ही नहीं करते। आप जिम गए, जिम जाके आपने 50 किलो का डंबल उठा दिए, आपने जाके कोई बेंच प्रेस लगा दिया बगैर वार्म अप किए, उससे मसल इंजरी हो जाएगी। अगर आप किसी तरीके से काम करेंगे तो आपको मसल इंजरी भी नहीं होगी, और अगर हो गई है तो रिकवर बड़ी जल्दी हो जाएगी। सर वुमेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, स्पेशली सर दर्द, वही पहले वाली बात आ गई, उसके बाद कमर पेन हो गई, घुटनों के दर्द हो गए। सर ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और अभी तो ज़्यादातर उनकी तादाद ये है जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनका। अच्छा, घुटनों के दर्द के बारे में मैं कुछ दो चीज़ें और आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो हम लगाते हैं उनको ओजोन लगाते हैं, जिससे वो अल्ट्रासाउंड के जरिए हमने ओजोन लगाई, जिससे उनकी मसल इंजरी जो थी वो ठीक होगी, पेन ठीक होगी। उसके बाद कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ गए। वो लोग जो सर्जरी नहीं कराना चाहते, वो लोग जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती, मसलन कई ऐसे लोग हैं जिनको एनेस्थीसिया नहीं हो सकता, घुटनों की सर्जरी बहुत महंगा अमल है, बाज़ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए भी लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अभी भी हैं। आप माशाल्लाह इतना बड़ा फोरम है आपका, तो मैं आपको एक लेटेस्ट चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ओजोन के अलावा मसलन हम इसके अलावा इसमें एक PRPs होती हैं, एक स्टेम सेल्स होते हैं और एक एक्सोसोम्स होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उन लोगों के घुटनों को दोबारा से रीजनरेट कर सकती हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। यानी उन लोगों को घुटनों की सर्जरी कराने की बाज़ का ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये चीज़ें कुछ यहाँ पे बनती हैं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन घुटनों की सर्जरी से तो बहुत सस्ती हैं, प्लस सर्जरी की ज़रूरत नहीं, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं। सो ये ज़रूर इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में इल्म हासिल करें। ये एक्सोसोम्स क्या होते हैं, ये PRPs क्या होती हैं, और ये इनको स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये भी एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, बाकी आप बात कर रहे थे ख़वातीन के बारे में। जी बिल्कुल ठीक है। आप अपनी ख़वातीन, हमारे घरों में जो बहनें बेटियां बैठी हैं, अगर आप उनके साथ एक दफ़ा ये बात करें कि उनमें से कितनी हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, कितनी है जिनके खाना और सोना प्रॉपर है, कितनी है जो अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं। जब आप अपनी सेहत का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वो कैसे ठीक रहेगी। फीमेल स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिससे उनको पट्ठों की दर्दें होती रहती हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दें होती रहती हैं, कमर की दर्दें होती हैं, आम बंदों से वो ज़्यादा होती हैं। सर डॉक्टरी लैंग्वेज में L4 L5 ये क्या होता है, ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन लाजमी की। जी, ये जो कमर के मोरे हैं, ख़ास तौर पे कमर के निचले हिस्से में मोरे 5 लंबर वर्टेब्रा होते हैं, 1 2 3 4 5। उसमें चौथे और 5वें मोरे के दरमियान जो डिस्क स्लिप कर जाती है, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जिनको सियाटिका भी कहते हैं और इसको अर्कोनिसा भी कहते हैं। लोगों से चल नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, ज़मीन पे बैठ के उठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा देर किसी जगह पे स्टिल खड़े नहीं हो सकते। सो ये बेशतहाशा पेशेंट्स हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था, पाकिस्तान में मोर देन 90,000 पेशेंट्स हमने किए हैं, 90,000 से ज़्यादा मरीज़
पाकिस्तान में किए और ये किसी बहुत किसी कसीर को- तादाद जी है। बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है। ये तो आई थिंक रिकॉर्डेड होंगे ना, जो जी रिकॉर्ड में ही जी नहीं जी है। रिकॉर्डेड है सारे, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जिस हॉस्पिटल में किए वहाँ पे इनकी एंट्री है। बेशक। और उनमें से अक्सरियत जो 70 to 85% मरीज़ हैं जो ठीक हैं, ट्रीटमेंट वही है, बगैर ऑपरेशन के, बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए, 10 मिनट का प्रोसीजर है। सेशंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं अगर पूरा प्रॉपर उसका फ़र्क नहीं पड़ता तो, लेकिन किसी में भी सर्जरी की ज़रूरत आम तौर पे नहीं पड़ती है। और हमने ऐसे पेशेंट भी L4 L5 के किए हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी थी, ऑलरेडी उनको पहले फ़र्क से नहीं वो पड़ा जी, कर चुके थे, सर्जरी हुई, उनको उस फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बाकी शिफा अल्लाह ने देनी है। तो सर हमारे पाकिस्तान में तो देखा जाए अमूमन लोग चेक भी नहीं करते, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि उनके पास प्रॉपर डिग्री है या क्या उनका एक्सपीरियंस है। ये भी बड़े मसाइल देखे गए हैं। अच्छा, अभी आपने ना अपने इंट्रोडक्शन में एक बात ज़बरदस्त की थी हकीमों वाली। बिल्कुल। आजकल एक नई कौम आई है जिसको हम गूगल डॉक्टर कहते हैं। ऐसा ही है। वो हकीम तो थे गांव में, यूट्यूब सर, ये जो गूगल डॉक्टर हैं ये हमारे घरों में पाए जाते हैं। ये आते सारी हर दफ़ा वो नाम, आपसे पहले आप किसी बीमारी का नाम लें और उसको ऊपर डालना है गूगल के अंदर, एक चंद सेकंड के अंदर उसकी पूरी डिटेल निकाल लेनी है और उसमें से जो गलत मलत बातें अक्सर वो निकाल लेनी है कि इसमें ये भी हो जाता है, इसमें ये भी होता है। देखिए, गूगल की डॉक्टरी में और असल वाली डॉक्टरी में बहुत फ़र्क है। जिस तरह आप गूगल पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के ड्राइविंग नहीं सीख सकते, जिस तरह आप यूट्यूब पे ट्रेनिंग करके आप स्विमिंग नहीं कर सकते, इस तरह गूगल पे पढ़ के आप डॉक्टरी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। बाज़ औक़ात हम सिर्फ 2 गोलियां लिख दें क्योंकि उनको किसी और सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं होती। बिल्कुल। तो इट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो किसी प्रॉपर जो भी आपके करीबी डॉक्टर हैं उनके पास जाएँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उनको अपनी बीमारी के बारे में बताएँ, तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। सर जैसा कि हकीमों की बात आ गई, एक अरसा दराज से कहावत सुनते हुए आ रहे हैं कि नीम हकीम ख़तरा है जान। अमूमन लोग आज भी जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे सर लोग डॉक्टर के पास जाने से कहते हैं जी ज़्यादा चंगा है नब्ज़ दिखा दें उसको और वो हमें बता देंगे कि हमें क्या मसला है। और कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी जनरेशन है, कोई बेड़ा गर्क उन्होंने ही किया हुआ है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो है कि बैकवर्ड एरियाज में हकीम नहीं है, लाहौर में भी हकीम है, बड़े शहरों में भी हकीम है। वो अब वहाँ से चलते हुए इधर आ गया यहाँ ना, पे भी आ गया। वो अब भी उन्होंने सहारा नाम ले लेते हैं कि मुख्तलिफ करनी है, एडवर्टाइजमेंट का। नाम मुख्तलिफ करनी है। नंबर 2, जहाँ पे हम हकीमों का अगर हम कसूर कहें, वो तो उनका प्रोफेशन है, तो हम लोग अब तो है जो उनके पास जाते हैं। बिल्कुल। तब उनके पास जाएंगे नहीं, अब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जाते हैं। अब मैं अल्ट्रासाउंड भी करता हूँ, तो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जिनके जिगर फेल हो चुका है, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाने से, मुख्तलिफ़ किस्म की पुश्ते खाने से, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाने से। उन्होंने हकीमों ने ज़बरदस्ती तो नहीं दी ना, ये लोग गए जाके, पैसे भी उनको दिए होंगे तब जाके खा, और सबको पढ़े लिखे लोग हैं, सबको सब कुछ पता होता है, इसके बावजूद वो जाते हैं। सो ये दोनों तरफ का कसूर है, सिर्फ हकीमों का कसूर नहीं है। अच्छे हकीम भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, लायक भी होंगे, जिनके इलाज में असर होगा वो भी होंगे, लेकिन हर तरह के लोग हैं। सर तिब्बे यूनानी समझा जाता है, जो अमूमन हकीम पढ़ते हैं उनको तिब्बे यूनानी कहा जाता है कि हमने जी ये सारा इल्म हासिल किया। आप लोग सारा साइंसी तरीका अपनाते हैं, सारा A to Z, तो सर उसमें और इसमें क्या फ़र्क समझा जाता है? देखिए, तिब्बे यूनानी एक बहुत कदीम इल्म है और इसमें ज़ाहिर ताकत थी तो लोगों को शिफा मिली। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे जिस बंदे ने जो चीज़ भी हासिल की उसने उसको किताब में छापा और उसके बाद उसको सारी दुनिया में ट्राई किया कि आप भी कोशिश करके देखें, आप भी कोशिश करके देखें। अगर सब ने किया, कहा जी मुझे भी यही रिज़ल्ट मिला, मुझे भी यही रिज़ल्ट मिला, इनको भी ये रिज़ल्ट मिला, तो वो किताब में आ गई। तिब्बे यूनानी में मसला ये हुआ कि एक हकीम साहब को कोई चीज़ मिल गई और लोगों की शिफा हो गई, वो आगे उन्होंने किसी को नहीं दी। अच्छा। नंबर 2, उससे क्या हुआ, 100 मरीज़, 200, 500, 1000 मरीज़ तो ठीक हुए, बाकी लोगों को उन्होंने सिखाया नहीं। तो इसलिए फिर वो जो सीखे लोग वो अपनी मर्ज़ी से सीखे। इसलिए अगर इसी तिब्बे यूनानी को अगर एडवर्टाइज़ किया जाता, पब्लिसाइज़ किया जाता, तो ये भी बहुत अच्छा इल्म था। और हमारी जो आज एलोपैथी करते हैं उसकी बहुत सारी जो जड़ें जाके तिब्बे यूनानी से मिलती हैं, जो कि वहीं से लोगों ने बहुत सारे नुस्खे उठाए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं ये कड़ियाँ मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। सर अमूमन शुगर ये तो एक हवा बना पड़ा है पाकिस्तान में, मेजॉरिटी हर तीसरे बंदे को शुगर, बच्चों को शुगर, बड़ों को शुगर, हर तीसरा बंदा, अगर हम लोग इधर कोई 10 बंदे मौजूद हैं कम से कम को 6-7 को तो शुगर होगी। कह लेंगे रेशो 60 से 70% अबव कर चुकी है। सर इसका कोई इलाज प्रॉपरली कह सकते हैं? अच्छा, शुगर के मुतालिक में तमाम वो लोग जिनको शुगर है और वो तमाम लोग जिनको शुगर नहीं है, एक बात आपको क्लियर बताना चाहूँगा। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो धोखा हमें हो रहा है वो हमारे घर में जो शुगर चेक करने की मशीनें वो दे रही हैं। अगर बात याद रखिएगा,
अब होता ही है कि हमने शुगर की मशीन सुबह चेक की, पता लगा जी 100 है, बिल्कुल। उसके बाद दोपहर को चेक की, पता लगा जी 120 है। इसका मतलब है आज आप गुलाब जामुन भी खा लें, आज आप आम भी खा लें, आज आप मीठी चीज़ें भी खा लें, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो डिसेप्टिव है। हम शुगर की उस मशीन पे यकीन नहीं अब रखते। हम एक टेस्ट होता है जो 3 महीने बाद की शुगर चेक होती है ब्लड में, उसको HbA1c कहते हैं। अब अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो पेन से मुतल्लिक़ हैं या किसी और के मुतल्लिक़, जिनको आराम नहीं आ रहा होता, शुगर उनकी नॉर्मल होती है। जब उनको वो HbA1c चेक कराते हैं, जिसको हम 3 महीने की शुगर का टेस्ट कहते हैं, वो शुगर नॉर्मल से भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लिहाजा अपनी हर वो बंदा जिसको शुगर का शक है, हर वो बंदा जिसकी फैमिली में वालिद वालदा भाई बहन किसी को शुगर है, उसको ज़िंदगी में एक दफ़ा वो टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा कि जिस बंदे को किसी दवाई का असर नहीं हो रहा, उसके जिस्म की दर्दें नहीं जा रही, उसकी थकावट नहीं जा रही, उसकी सुस्ती नहीं जा रही, काम नहीं हो रहा, कंसंट्रेट नहीं कर सक रहा, चिढ़ है, लड़ है, झगड़ है, और उसको समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो कर है, उसको एक दफ़ा ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए ताकि उसको ये पता चले कहीं शुगर, और शुगर एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, कोई इलाज करा लें, कोई दवाई ले लें, कुछ असर नहीं हो। सर ज़बरदस्त चीज़ है, मैं तो हैरान हूँ। नहीं तो कह रहा हूँ, ये इस किस्म की चीज़ है कि आपको पूरी तरह से मफलूज करके रख सकती है, और बंदे को पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बेशक ऐसे। सर शुगर का कोई प्रॉपरली इलाज, क्योंकि आजकल हम लोग एड्स भी देखते हैं, क्योंकि जैसे ज़माना चल रहा है, एड्स आते हैं जी, शुगर से मुकम्मल निजात 10 दिन में, शुगर से मुकम्मल निजात 8 दिन में। ये क्या लोगों को असर भी करती है कि सिर्फ ये अपना चूरन बेचने के लिए बैठे? मैंने आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसको 10 दिन में शुगर से मुकम्मल निजात मिल गई हो। आप हमारी एलोपैथी देखें, उसमें कितनी दुनिया की एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, और सारी की सारी एडवांसमेंट्स हैं शुगर का लेवल लो करने में, ख़त्म करने में नहीं, लो करने में। और सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, वेट कंट्रोल रखें, खाते वक्त ध्यान रखें मैं क्या खा रहा हूँ। आपको ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ना दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, सिवाय उन लोगों को जिनको फैमिली में आती है, उनको मजबूरन, चूँकि फैमिली में है लिहाजा उनको मजबूरन इंसुलिन भी लगानी पड़ती है, या बाज़ औक़ात उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन इंसुलिन का लेवल और दवाइयाँ भी कम हो सकती हैं अगर अपनी डाइट, अपना वेट और थोड़ी सी एक्सरसाइज जारी रखें, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सर डाइट और आपने जैसे एक्सरसाइज की बात की, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अमूमन हमारे जो यंग ब्लड है, स्पेशली मैं यंग एज की बात करूँगा, 18 से लेके 30 तक, ना कोई वो वॉक करते हैं, ना वो लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं, डाइट प्लान तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। अगर ऑफिस वर्क है तो 8-8, 10-10 घंटे वो एक ही जगह पे स्टिल बैठे हुए हैं, अपने कंप्यूटर्स वगैरह के साथ लगे हुए हैं। फिर एट दी एंड पता चलता है जी 30 के बाद जाके कोई एक बीमारी अल्लाह ना करे जी लग गई है, तो बस उसी में मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। कोई एक एक्सरसाइज बता दें जो लोग अपनी जॉब को भी देख सकें और एक्सरसाइज को भी देख सकें, या डाइट प्लान? सिर्फ एक एक्सरसाइज, वॉक कर लें, कुछ और ना करें। वॉक कोई 25 to 30 मिनट्स, हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में। और हाँ, और एक बात और याद रखें, हमारे एक और कॉन्सेप्ट ये है जी कि जब मैं काम करता हूँ या मैं काम करती हूँ, जब मैं घर में काम करती हूँ, जब मैं दफ्तर में काम करता हूँ, मैं चलता फिरता रहता हूँ, बिल्कुल, तो वो भी वॉक ही है, वो वॉक नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जैसे सपोज़ आप चलते फिरते वक्त, खाना बनाते वक्त, ऑफिस में ऊपर नीचे जाते, आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। नमाज़ पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट के लिए सही किसी कोने में जाके नियत करके जो पढ़ी जाती है वो नमाज है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते तो नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह जो वॉक है, जो एक्सरसाइज है, वो वॉक है जब आप नियत करके 10 मिनट के लिए कहेंगे जनाब अब मैं वॉक करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे बीच में तंग मत करो, वो वॉक है। इसके अलावा बाकी सारी एक्सर्शन है, बाकी सारी थकावट है, बाकी सारी अपने जिस्म को तकलीफ़ है, अपने आप को इस मामले में धोखा ना दें। वॉक, और सिर्फ एक वॉक कर लें 30 मिनट के लिए हफ्ते में 5 दिन, आपकी बहुत सारी बीमारियां आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। सर फाइब्रोमियल्जिया ये क्या चीज़ होती है? जी, फाइब्रोमियल्जिया हमारी तकरीबन कोई 70-80% ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। पाकिस्तान 80% रेशो। आप कोई ऐसी खातून शायद ही होगी जिसको ज़िंदगी में कभी ना कभी ये दर्द होना हुई हो। दर्द क्या होती है? कमर के ऊपर वाले हिस्से में, दोनों कंधों के दरमियान, गर्दन के नीचे, पट्ठों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, दर्दें शुरू हो जाती हैं, थकावट शुरू हो जाती है, सुस्ती शुरू हो जाती है, काम करने को दिल नहीं करता, और इतनी सख्त तकलीफ़ होती है कि उनसे घर के या दफ्तर के काम नहीं होते। आपके फील्ड के बहुत शुमार लोग ऐसे हैं जो मेरे पेशेंट्स हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है इस मामले में, ना ये ब्लड की किसी रिपोर्ट में आती है, ना ये अल्ट्रासाउंड में आती है, ना MRI में आती है, ना CT स्कैन में आती है।
घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि सारे टेस्ट तुम्हारे नॉर्मल हैं, तुम्हें है कुछ नहीं। सासें ये कहती हैं जनाब तुम तो ड्रामे करती हो, तुम्हें है ही कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं, ये बाकायदा बीमारी है, ये बाकायदा इसका मसला है। हम इसको डायग्नोज करते हैं और इसके अलावा हम उस जगह का अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसके चंद एक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से दर्द जनरेट करती है, उसके ऊपर भी हम ओजोन लगाते हैं। इंसुलिन वाली नीडल लेके उन जगहों के ऊपर ओजोन लगाई जाती है, जिससे अक्सर ये दर्दें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। आपके बेशुमार फील्ड के इस चैनल की या बाकी चैनल के लोग मेरे पेशेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से अक्सरियत बिल्कुल ठीक है। तो ये ट्रीटेबल है। पहली बात तो ये बीमारी है, इसको मानेंगे है। घर में अगर किसी को है, उनसे को वाकई उस बेचारी को दर्द हो सकती है, वाकई वो तंग हो सकती है, वाकई उसको तकलीफ हो सकती है। और नंबर 1, नंबर 2, ये ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। सिर्फ थोड़ा सा उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि ऐसे ट्रीटमेंट भी मौजूद हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिनका कोई नुकसान नहीं है, जो ट्रीट किए जा सकते हैं। सर, मर्दाना कमज़ोरी हकीमों के पास जाना चाहिए या फिर साइंसी इलाज भी इसका कोई ना कोई होगा? क्योंकि अमूमन लाहौर की मैं बात करूं तो शाहराहों पे जगह जगह पर बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? इसमें बहुत बेशुमार चीज़ें हैं। इसमें एक डायबिटीज़ भी शामिल है, इसमें ब्लड प्रेशर भी शामिल है, फैमिली हिस्ट्री भी शामिल है, हमारे कुछ ऐसी हरकत भी शामिल है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा बेशुमार दवाइयाँ भी शामिल हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हमारी ब्लड प्रेशर की, शुगर की दवाइयाँ भी ये कॉज करती हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें याद रखें कि लोगों का ख्याल ये है कि ये कोई लग्जरी आइटम है, ये कोई शायद ऐसी चीज़ है कि जिससे लोग पॉजिटिव साइड में फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। जब मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया था, ये अमेरिका में एक ट्रीटमेंट होता है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तफसील बताऊँगा। फिर उसके बाद अब ये 60 मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में होता है। मैं इसके ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ, अभी चंद दिन पहले इस्तांबुल में दिया था, अभी चंद दिन बाद एक दुबई में, इसी चीज़ के ऊपर। अब ये वो ऐसी ज़रूरत है कि लोगों के घर टूट रहे हैं, बेशक ऐसे लोगों की बीवियां छोड़ के जा रही हैं, लोगों की फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा बेइज्जतियाँ और इंसल्ट्स और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है सिर्फ इस बेस के ऊपर। तो इसको हम ये और दूसरी मसला इसका ये है कि मेरे जितने इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें से अक्सरियत इस बीमारी के बारे में ना किसी से डिस्कस कर सकते हैं, ना किसी से शेयर कर सकते हैं। बेशक उसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? वो लोग जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। बेशक वो पुश्ते बेचते हैं, वो ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिससे चंद दिनों में अगले पेशेंट के गुर्दे उड़ जाते हैं या जिगर ख़राब हो जाता है और उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को बताया ही नहीं होता। तो इसका साइंटिफिक इलाज मौजूद है, हम साइंटिफिक इलाज करते हैं, उसको पी शॉट कहते हैं। ये एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट है, 10 वो भी बग़ैर किसी सर्जरी के, बग़ैर किसी ऑपरेशन के। उसका एक ख़ास एक तरीक़ेकार है जो हम करते हैं, 10 से 15 मिनट की ट्रीटमेंट है, 2 से 3 सेशंस उसके होते हैं, अक्सरियत उसकी ठीक है और ये बिल्कुल साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा इसमें भी काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जब आप कहेंगे आई कैन टेल यू द डिटेल्स। सर, ये मुफीद भी है या फिर इसका कोई दोबारा से ट्रीटमेंट अलग से करवाना पड़ेगा या सिर्फ एक दफ़ा ये करना पड़ेगा? जैसे 2 से 3 सेशंस हैं इसके। 2 से 3 से डिपेंड करता है कि मसला कितना। देखिए ना, एक बंदे की उम्र 80 साल है और एक बंदे की उम्र 25 साल है, दोनों के मसल्स में, दोनों की स्ट्रेंथ में, दोनों की चीज़ों में फ़र्क है। एक बंदे को डायबिटीज़ है, एक बंदा फिज़िकली फ़िट है, सो हर चीज़ में फ़र्क है। सो इसको वेरी और मॉडिफाई करना पड़ता है हर पेशेंट के हिसाब से, लेकिन अक्सरियत इसकी बेहतर हो जाती है, ठीक हो जाती है। और बाकी तो शिफा तो अल्लाह ने देनी है, तो साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। ये चीज़ें यहाँ पे ना सी तो मुल्क से बाहर सी, दुबई में, UAE के हर रियासत में, सारे यूरोप में, हर मुल्क में 60 कंट्रीज से ज़्यादा ये ट्रीटमेंट होता है। और हम यहाँ पे उस ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करके और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ब्लड की फ्लो भी देखते हैं, बाकी सारा कुछ देखते हैं। सो इट्स वेरी इफेक्टिव। सर, थ्रू ओजोन अगर कोई पेशेंट है वो ऑपरेट करवाना चाहता है, डायबिटीज़ का होना ना होना कितना समझा जाए कि वो करवा सकता है, नहीं करवा सकता? देखिए, मैंने इससे पहले आपको कहा था कि शुगर के होते हुए अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो आप जो मर्ज़ी करा लेंगे, उसका असर वो नहीं होगा। इसीलिए हम जो सबसे ज़्यादा चीज़ें किसी भी सर्जरी से पहले, किसी भी ट्रीटमेंट से पहले किसी भी पेशेंट को पूछते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो ना जो ज़ख़म जल्दी ठीक होगा, ना उस ट्रीटमेंट का कोई असर होगा। हाँ, ओज़ोन में हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जब हम उसको ओज़ोन लगाते हैं, हम करते हैं कि हम ब्लड थोड़ा सा निकालते हैं, उसमें ओज़ोन मिक्स करते हैं, उसको वापस लगा देते हैं। उससे स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है, मसल की ताकत बेहतर हो जाती है। लेकिन जो डायबिटीज़ है उसके इलाज के लिए पेशेंट को खुद कोशिश करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और कोई वॉक करनी पड़ेगी। जब तक उनका शुगर लेवल लो या बिलो नॉर्मल नहीं होगा, उस वक्त तक उसका असर किसी भी ट्रीटमेंट का उस सही तरीके से नहीं होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, बेबी फूड, क्योंकि अभी जो हमारे पाकिस्तान में जो बर्थ रेशो है वो भी आपके सामने ही है, आप बेहतर समझते हैं। सर, अमूमन बच्चों की जब ग्रो होती है हड्डियाँ भी मजबूत नहीं,
मेजॉरिटी। फिर उसके बाद जो बच्चे दूध पीते हैं वो भी अमूमन देखा जाए तो वो भी इफ़ेक्टिव है, और अगर गाय भैंस का कोई दूध दिया जाए और वो भी पानी वाला मिलावट वाला है तो क्या किया जा सकता है? देखिए, सारी दुनिया में कैंपेन, हम मेयो अस्पताल में भी कैंपेन चलाते हैं, सारी दुनिया में कैंपेन चलती है माँ के दूध के बारे में। बेशक। माँ के दूध जैसी तो कोई चीज़ भी नहीं है। अब हम जो दूध बाकी पिलाते हैं उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो तो कोई भी नहीं बता सकता। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों की आज हमारी मजबूरी है कि हम बच्चों को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से बाहर नहीं भेज सकते। उनकी स्पोर्ट्स उस तरह से नहीं होती जिस तरह हमारे बचपन में या शायद आपके बचपन में लोग बच्चे खेले हों। हमारे बच्चे हम शायद डर के उनको अपनी नज़र से ओझल नहीं होने देते, या हमारे स्कूल इतने छोटे हैं उनमें स्पोर्ट्स के लिए जगह ही नहीं है। तो जब बच्चा ग्रो कर रहा है बगैर स्पोर्ट्स के, बगैर भागे, बगैर मसल स्ट्रेंथ के, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके ना पट्ठों में ताकत होगी ना उसकी हड्डियों में ताकत होगी। तो मेरा मशवरा ये है कि उसको एक तो नेचुरल चीज़ें खिलाएं, बच्चों को फ्रूट खाने की आदत डालें, बच्चों को सब्जियां खाने की आदत डालें, उनको लेके जाएं, उनके साथ घूमें फिरें, उनको दौड़ लगवाएं, उनके मसल्स मजबूत करें। तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें मजबूरन हमें देनी पड़ती हैं, ये जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, लिहाजा इनके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर शहजाद, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मियो हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट हेड डील करते हैं। आज इनके साथ तफसीली गुफ्तगू रही, जितने भी हमने बीमारियां डिस्कस की। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।